सहारनपुर देहात कोतवाली इलाके में दो पक्षों के बीच जमकर पथराव हुआ। पथराव का वीडियो सामने आया जिसमें लोग चुनावी रंजिश में एक दूसरे पर पत्थर फेंकते नजर आए। घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सूचना के बाद मौके पर पुलिस भी पहुंची और 4 लोगों को हिरासत में लिया गया। बताया जा रहा है शेखपुरा कदीम गांव में कुरैशी बिरादरी के लोगों के बीच चुनाव को लेकर विवाद चल रहा था, जिसको लेकर पत्थर चले और इसमें 4 लोग घायल हुए हैं गंभीर रूप से। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास शुरू कर दिया है। तस्वीरें सहारनपुर की हैं जहां चुनावी रंजिश में पत्थरबाजी हुई। उधर उन्नाव में पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर का नाम एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की किरकिरी का सबब बन गया है। भाजपा ने कुलदीप सेंगर के करीबी अरुण सिंह को जिला पंचायत अध्यक्ष का प्रत्याशी बनाया था, लेकिन अरुण सिंह की उम्मीदवारी पर माखी गैंगरेप कांड की पीड़िता के सवाल उठने के बाद भाजपा ने अरुण सिंह की उम्मीदवारी को रद्द करके अब शकुन सिंह को जिला पंचायत अध्यक्ष पद का उम्मीदवार बनाया है। आपको बता दें, अरुण सिंह के भाजपा उम्मीदवार बनाने के ऐलान के साथ ही गैंगरेप कांड पीड़िता ने भाजपा के इस फैसले पर सवाल खड़े करते हुए पूछा था कि भाजपा उसके साथ है या कुलदीप सेंगर के साथ है। गैंगरेप पीड़िता का कहना था कि एक तरफ भाजपा कहती है कि उसके गुनहगारों को जेल भेजा जाएगा, तो दूसरी तरफ उसके गैंगरेप और हत्या के आरोपी अरुण सिंह को जिला पंचायत अध्यक्ष का प्रत्याशी बना दिया। पीड़िता ने अपनी जान का खतरा बताते हुए भाजपा से मांग की थी कि वो उन्नाव से जिला पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी के लिए अरुण सिंह का नाम वापस ले और इस मामले में ही हो रही किरकिरी से बचने के लिए भाजपा ने आनन फानन में अरुण सिंह की जगह अब शकुन सिंह को जिला पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी घोषित किया। वहीं उन्नाव से भाजपा प्रत्याशी के तौर पर अरुण सिंह की उम्मीदवारी रद्द होने पर माखी गैंगरेप कांड की पीड़िता ने वीडियो जारी कर इस फैसले पर अपनी खुशी जाहिर की और धन्यवाद किया। आभारी रहूंगी। सारे न्यूज वालों, सारे चैनल वालों को हमारी तरफ से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और इस मामले पर भाजपा के उन्नाव जिला अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा, आइए वो भी सुनते हैं। अब ये वजह तो मुझे नहीं पता है, कुछ सोशल मीडिया में कुछ चल रहे हैं समाचार। अब कारण कुछ भी हो सकता है। पार्टी ने मुझे निर्देश का लाभ में किया, अरुण सिंह का करना है और पार्टी के ही निर्देश पर हमें कहा गया कि अब उनका निरस्त करते हुए श्रीमती शकुन सिंह पत्नी अजीत सिंह को टिकट उन्नाव का घोषित किया जाए। इतना हमारा कहना है और बाकी को जो पार्टी ने तय किया वो हमने कह दिया मीडिया में लिखित रूप से भी लेटर पैक के माध्यम से चुके। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव को लेकर चल रही सरगर्मियों के बीच आज पीलीभीत में भाजपा के नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य प्रवक्ता नंद ने सपा का दामन थाम लिया है। प्रवक्ता नंद को उम्मीद थी कि भाजपा उन्हें जिला पंचायत अध्यक्ष का प्रत्याशी बनाएगी, लेकिन पार्टी ने जब डॉक्टर जलजीत को अपना उम्मीदवार बना दिया तो नाराज प्रवक्ता नंद सपा दफ्तर पहुंचे और सपा में शामिल हो गए। प्रवक्ता नंद को पीलीभीत से भाजपा सांसद वरुण गांधी का बेहद करीबी बताया जाता है, लेकिन अब उनके पार्टी छोड़ने से भाजपा के जिला पंचायत अध्यक्ष की राह बेहद मुश्किल दिख रही है। वहीं औरैया जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए भाजपा और सपा ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। जहां सपा ने रवि दोहरे उर्फ त्यागी को अपना प्रत्याशी बनाया, तो वहीं भाजपा ने कमल दोहरे को प्रत्याशी बनाया है। वहीं भाजपा ने ललितपुर से भी जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। पार्टी ने कैलाश निरंजन को अपना उम्मीदवार बनाया है। उधर हरदोई जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए भाजपा ने महिला उम्मीदवार की घोषणा की है। इस सीट से प्रेमावती को पार्टी ने टिकट दिया है। प्रेमावती भाजपा नेता पीके वर्मा की पत्नी है। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के लिए नामांकन में अब सिर्फ 2 दिन का वक्त बाकी रह गया है। भाजपा और सपा ने अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, लेकिन गाजियाबाद जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर किस पार्टी का कब्जा होगा, इसे लेकर सस्पेंस कायम है, क्योंकि गाजियाबाद में जिला पंचायत की 14 में से सबसे ज्यादा 5 सीटें जीतने वाली बसपा ने अभी भी अपने पत्ते नहीं खोले हैं, जबकि सिर्फ अपने 2 सदस्यों और एक निर्दलीय के बल पर भाजपा ने ममता त्यागी को मैदान में उतार दिया है। वहीं समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रीय लोकदल के साथ मिलकर बसपा के बागी विधायक असलम चौधरी की पत्नी नसीम बेगम को अपना साझा प्रत्याशी बनाया
और अब सपा और भाजपा दोनों की नजरें बसपा के 5 जिला पंचायत सदस्यों पर जा टिकी हैं, क्योंकि वही तय करेंगे कि गाजियाबाद जिला पंचायत अध्यक्ष पद की कुर्सी पर कौन बैठेगा। दूसरी तरफ बसपा जब हाईकमान के निर्देशों का फिलहाल इंतजार कर रही है। ये इन्होंने लोगों की ये 2 पेज का इतिहास असलम चौधरी जी का है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ये आम जनमानस तक भी पहुंचेगा आपके माध्यम से। जो बसपा हाईकमान है, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश को माननीय शमसुद्दीन रैनी साहब देख रहे हैं, तो जो उच्च आदेश मुझको प्राप्त होंगे मैं उनका पालन करूँगा। सर बहुत कम समय बचा है अभी नॉमिनेशन के लिए, और अभी तक पार्टी का सदस्य ना घोषित करना कहीं ना कहीं ऐसा। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री और सुल्तानपुर प्रभारी मंत्री जय प्रताप सिंह ने सुल्तानपुर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने ग्राम पंचायतों में आने वाली परेशानियों को दूर करने का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि पंचायतों के विकेंद्रीकरण का श्रेय भाजपा को दिया जाना चाहिए, और उन्होंने कोरोना की 3rd वेव को लेकर कहा कि इसके लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। जो संकेत हमको दिए गए हैं वैज्ञानिक के द्वारा या विशेषज्ञ के द्वारा, उसके हिसाब से हमने पीडियाट्रिक आईसीयू जो बताया जा रहा है कि 18 साल के नीचे के बच्चों को प्रभावित कर सकता है, तो उसी के आधार पर हमने मेडिकल कॉलेजेस में 100 बेड पीडियाट्रिक आईसीयू कर लिया, 50 बेड जिला अस्पतालों पर तैयार हो रहा है, और सीएचसी पर भी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भी 5 से 7 बेड का भी तैयार करेंगे। इससे संबंधित जितने भी आपके उपकरण आते हैं, संसाधन आते हैं, और पीडियाट्रिक डॉक्टर के जो प्रशिक्षण है, ये सभी तो लगभग कंप्लीट हो गया है। वहीं बंगाल चुनाव में खेला होबे के बाद अब वाराणसी में खेला होई का नारा गूंज रहा है। सपा नेता और पूर्व विधायक समंत अंसारी ने अपने घर पर साइकिल का चित्र बनवाकर उस पर खेला होई का स्लोगन लिखवाया है। आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में अब ज्यादा दिन नहीं रह गए हैं। ऐसे में नेता अपने हिसाब से अपनी सियासत को सियासी रंग दे रहे हैं। 2022 की तैयारी के संदर्भ में अपना समाजवादी पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए हम लोगों ने अपना एफर्ट किया है, और जनता इसको बहुत पसंद कर रही है। बड़े पैमाने पे शहर से लेकर गांव तक एक शोर मचा हुआ है, नई हवा है। वहीं मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन ने ट्रैक्टर यात्रा निकाली। सरकार की ओर से पेश तीनों कृषि कानूनों के विरोध में यह ट्रैक्टर यात्रा निकाली गई। किसानों की यह ट्रैक्टर यात्रा सहारनपुर से शुरू होकर गाजीपुर बॉर्डर पर जाकर खत्म होगी। इस दौरान यह ट्रैक्टर यात्रा 4 जिलों से होकर गुजरेगी। इस ट्रैक्टर यात्रा में शामिल होने के लिए सहारनपुर हाईवे रोहाना टोल पर किसानों की भीड़ मौजूद है, जिसके बाद उम्मीद की जा रही है कि कल किसानों का बड़ा जत्था गाजीपुर पहुंचेगा। वहीं यूपी के नए पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 29 जून को यूपी के नए डीजीपी की नियुक्ति के लिए यूपीएससी की बैठक होने वाली है, जिसमें यूपी सरकार की तरफ से डीजीपी पद के लिए भेजे गए नामों पर मंथन किया जाएगा, जिसके बाद 3 अफसरों के नाम यूपी सरकार के पास भेजे जाएंगे। उन्हीं 3 नामों में से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसी एक अफसर को यूपी के डीजीपी पद पर नियुक्त करेंगे। यूपी सरकार की तरफ से जिन अफसरों के नाम भेजे गए हैं, उनमें पहला नाम 1986 बैच के आईपीएस नासिर कमाल का है, लेकिन वो डेपुटेशन से वापस दिल्ली नहीं आना चाहते हैं। दूसरा नाम मुकुल गोयल का है, जबकि तीसरा नाम 1987 बैच के आईपीएस आरपी सिंह का है। इसके अलावा विश्वजीत महापात्र, गोयल लाल मीणा, आरके विश्वकर्मा, डीएस चौहान, अनिल कुमार अग्रवाल और डीजी जेल आनंद कुमार के नाम पर भी चर्चा होनी। डीजीपी की कुर्सी के लिए 3 आईपीएस अफसरों के नाम सबसे ऊपर हैं, जिसमें नासिर कमाल, मुकुल गोयल और आरपी सिंह शामिल हैं। हालांकि प्रदेश सरकार ने यूपीएससी को जो लिस्ट भेजी है, उसमें 30 साल की सेवा पूरी कर चुके 30 अफसरों के नाम शामिल हैं। इन अफसरों में यूपीएससी बैठक करके तय करेगा कि कौन से 3 सबसे बड़े नाम डीजीपी बनाए जा सकते हैं। इसके बाद यूपीएससी 3 नामों को चयनित करके प्रदेश सरकार को भेजेगा। प्रदेश सरकार इस पर निर्णय लेगी कि डीजीपी किसे बनाया जाए। 29 तारीख को डीजीपी के नाम से पर्दा उठ जाएगा। कैमरा सहयोगी प्रमोद वाजपेयी के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। और चलिए अब आपको धर्मांतरण के आरोपी उमर गौतम के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। श्याम प्रताप सिंह गौतम उर्फ उमर गौतम का जन्म फतेहपुर जिले के पंथुआ गांव में 30 जुलाई 1964 को हुआ। शुरुआती पढ़ाई इसने पंथुआ और कामवान से की। इसके बाद 1978 में
सर्वोदय स्कूल से हाई स्कूल की परीक्षा पास की। 1980 में मंगला प्रसाद इंटर कॉलेज बामपुर इलाहाबाद से इंटरमीडिएट किया। 1980 में जीबी पंत यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। आरोपी उमर को हॉस्टल में रूम नंबर 17 आवंटित हुआ। 3 साल की पढ़ाई को इसने 5 साल में पूरा किया। वहीं धर्मांतरण मामले में गिरफ्तार उमर गौतम को लेकर अब हरदोई का 8 गांव चर्चा में है। बताया जा रहा है उमर गौतम इसी गांव से स्कूल संचालित कर रहा था। हालांकि गांव के लोगों का कहना है कि वो उमर गौतम को जानते तक नहीं है। वैसे इस गांव में जो स्कूल है उसे 2 साल से बंद बताया जा रहा है। वहीं मिजाजुल हक नाम का एक शख्स कह रहा है कि उसने अपने खेत में स्कूल को बनाया है और वो उमर गौतम को नहीं जानता। लेकिन फिलहाल ये संस्था पुलिस के रडार पर है। आपको बता दें कि ये गांव पूर्व मंत्री अब्दुल मन्नान का गांव है। उसको न उमर गौतम यहाँ हम जानते हैं, आज हमने नाम सुना है पहली बार। स्कूल की कंडीशन भी देख लो कि ये 50 लाख 20 लाख रुपए की हैसियत का 2 साल से तो लॉकडाउन में बंद पड़ा है स्कूल। अभी हमने 8-10 तखत बनवा के 4 भाइयों ने डाले इसके अंदर, अपनी लकड़ी अपनी पेड़ कटा के उसमें। उमर गौतम या किसी का कोई भी इसके अंदर हमारे इसमें कोई वो नहीं है किसी का, ना हम जानते हैं किसी को उमर गौतम कौन है, कहाँ के रहने, न कभी हमारे इलाके में हमने आज तक सुना उसका नाम यहाँ पे पूरे तहसील में कि हाँ भाई उमर गौतम कोई हैं या यहाँ पे आते हैं या कोई ऐसा मसला है। और उमर गौतम जो हैं इनको तो जानते तक नहीं है, हमारे आसपास भी नहीं है। और हमारा कम से कम 5 साल से हम प्रधान के वहाँ आना जाना है और मैंने किसी को यहाँ नहीं देखा है। वहीं धर्मांतरण के मामले में मुख्य आरोपी का नया कनेक्शन सामने आया। जानकारी के मुताबिक आरोपी उमर गौतम उत्तराखंड की पंतनगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का छात्र रहा है। आरोपी उमर गौतम ने यहां से ग्रेजुएशन किया था। उमर गौतम ने साल 1980 से 1985 तक पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में पढ़ाई की थी। वहीं श्यामा प्रताप सिंह गौतम से उमर गौतम बने। इस आरोपी ने यूनिवर्सिटी के पास बनी मस्जिद में नमाज भी पढ़ी थी। गौतम इनका पहले नाम था। इनके द्वारा यहाँ जो है BSc एग्रीकल्चर में पढ़ाई करी गई। उसके बाद ये यहाँ से चले गए थे और हाल ही में दिल्ली में इनका रहना बताया गया है और वहाँ से संभवतः स्टेप ने यूपी स्टेप ने इसको पकड़ा है धर्मांतरण का नाम को लेकर के। और ये विषय इस जनपद का नहीं है, यहाँ की ओर पढ़ाई करते थे, ना ही इसके जो धर्मांतरण का जो मामला है इस जनपद से है। फिर भी हम लोग इसमें जानकारी कर रहे हैं। वहीं हाथरस में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया। यहां पर प्रसव के दर्द से करहाती महिला को डॉक्टर ने अस्पताल से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद महिला ने खुले आसमान के नीचे बच्चे को जन्म दिया। वहीं मौके पर मौजूद महिलाओं और पुरुषों ने पर्दा लगाकर महिला की मदद की और इस पर्दे के बीच में महिला ने बच्चे को जन्म दिया। वहीं जैसा ही मामले का खुलासा हुआ तो स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया और इसके बाद अस्पताल के गेट पर पड़ी महिला को वापस एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया। डीएम ने अब इस मामले का खुद संज्ञान लिया है। फिलहाल डॉक्टर और आशा कार्यकर्ता की मिलीभगत की जांच की जा रही है। सालों से अस्पताल और प्राइवेट नर्सिंग होम के बीच सांठ-गांठ की खबरें सामने आती रही हैं। माना जा रहा है इस मामले की जांच में इससे जुड़ा अहम खुलासा हो सकता है। बेसिकली जिनकी डिलीवरी हुई है वो डॉक्टर साहब ने बताया कि हॉस्पिटल में पहले से भर्ती थी। उसके बाद उनको थोड़ा बाहर घूमने की इच्छा हुई, जो बाहर निकली थी तभी सडन पेन शुरू हुई थी। समय में जो हमारे हेल्थ प्रोफेशनल बारिश ने बस्ती के जिला महिला अस्पताल की पोल खोलकर रख दी है। यहां पर बारिश के बाद जल जमाव के हालात बन गए और यहां पर आने वाले मरीज और उनके तीमारदारों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। दरअसल सुबह बस्ती में जोरदार बारिश हुई, जिसके बाद देखते ही देखते महिला अस्पताल में पानी भर गया। हालात ये हो गए कि महिला वार्ड से लेकर प्रसव केंद्र तक और लेबर रूम तक पानी भरा नजर आया और इसकी वजह से मरीजों और उनके तीमारदारों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तस्वीरों में आप भी देख सकते हैं कि कुछ घंटे की बारिश ने अस्पताल का क्या हाल कर दिया है। दरागरा में मौत की मॉक ड्रिल करने के बाद प्रशासन की तरफ से सील किए जा चुके पारस हॉस्पिटल की जांच के लिए IMA की तरफ से गठित 5 सदस्यीय टीम के सदस्य डॉक्टर शरद गुप्ता ने जांच समिति से इस्तीफा दे दिया है। डॉक्टर शरद गुप्ता ने अपने इस्तीफे के पीछे जो वजह बताई है वो बेहद हैरान करने वाली है और पारस अस्पताल की पूरी जांच प्रक्रिया पर बड़े सवाल खड़े कर रही है। डॉक्टर शरद गुप्ता ने आरोप लगाए हैं कि पारस अस्पताल की तरफ से IMA की जांच टीम को पूरे दस्तावेज नहीं मुहैया करवाए जा रहे हैं। ऐसे में निष्पक्ष जांच कैसे की जा सकती है। इसके अलावा प्रशासन की तरफ से पारस अस्पताल को कई और मामलों में क्लीन चिट मिलने की वजह से जांच टीम का हिस्सा होने की वजह से उनकी निष्ठा पर सवाल उठ रहे थे। इसी वजह से शरद गुप्ता ने 5 सदस्यीय टीम से इस्तीफा दिया।
लगातार आप इस पूरे मामले को आपने जांच भी की है, अब आपने इस पूरे जांच से अपने आप को अलग कर लिया है, उस अलग होने के पीछे क्या वजह है, क्या पीड़ा है? देखिए, जब से पारस हॉस्पिटल के प्रकरण में जब वीडियो वायरल हुआ और ये पूरे अंतर्राष्ट्रीय खबर बनी, मेरे बहुत सारे परिचित विदेशों में रहते हैं, उनके बराबर फ़ोन आए कि वास्तविकता क्या है क्या नहीं है। मैंने कहा नहीं, शासन प्रशासन जांच कर रहा है, उसी से पता पड़ेगा कि इसकी वास्तविकता क्या है। और इसी सब के अंतर्गत लगातार जो है डॉक्टर कम्युनिटी पे प्रश्न खड़े हो रहे थे। तो IMA, क्योंकि एक डॉक्टरों का, चिकित्सकों का एक संघ है, उन्होंने एक अपनी आंतरिक कमेटी हमारे अध्यक्ष डॉक्टर राजीव उपाध्याय जी ने गठित करी, जो ये जिसमें का ये कार्य सौंपा कि ये कमेटी एक जांच करके किसी निष्कर्ष पे पहुंचे। लेकिन चूंकि डॉक्टर सेल्फ रेगुलेटरी कमेटी के सेल्फ रेगुलेटरी कि हमें भी अपना पता पड़ना चाहिए कि हमारा चिकित्सक गलत था या हमारा चिकित्सक सही है, कि हो सकता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा चिकित्सक गलत फंस जाए या कहीं किसी और की कमी हो और उसका ठीकरा किसी और के ऊपर फूट जाए। डॉक्टर शरद गुप्ता जी पर्यावरणविद हैं और ताजमहल या देश के तमाम जो कहा जाए एनवायरनमेंट से जुड़े इश्यूज़ को लेकर जो कहा जाए कानूनी लड़ाई भी लड़ रहे हैं, और ऐसे में उनको IMA आगरा अध्यक्ष जो डॉक्टर राजीव उपाध्याय की तरफ से इस जांच कमेटी में एक मेंबर बनाया गया था। लेकिन जिस तरह से जो लगातार सवाल जनता पूछ रही है इस मामले में, जिस तरह से प्रशासन इस पूरे मामले में जो डॉक्टर अरिंजय जैन को बचा रहा है और उस पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, उससे डॉक्टर साहब आहत थे। जिस तरह से कई सारे जो रिश्तेदार हैं, तमाम जो मिलने वाले हैं, वो अमेरिका तक से डॉक्टर साहब से इस घटना के बारे में जानकारी ले रहे थे, तो कहीं ना कहीं उनका जो मन व्यथित था। और यही वजह है कि उन्होंने वो न्याय के नैसर्गिक सिद्धांत का पालन करते हुए इस पूरे मामले से अपने आप को अलग कर लिया है। आगरा से नितिन उपाध्याय, ABP गंगा। उधर मऊ में सरयू नदी उफान पर है। यहां मधुबन तहसील के बंदटोलिया गांव में नदी की कटान से डी बाबा को भी उसने अपनी आगोश में ले लिया है। सरयू नदी के इस तांडव को देखते हुए लोग दहशत में हैं। इस बीच प्रशासन ने नाव की व्यवस्था करने की बात कही है, लेकिन नाविक नाव चलाने से इनकार कर रहे हैं। इनका कहना है कि पिछली बार का बकाया अभी तक नहीं मिला, तो इस बार नाव क्यों चलाएं। वर्तमान समय में भी, क्योंकि अभी बाढ़ की विभीषिका वैसी तो नहीं है, लेकिन फिर भी माह जून में ही कुछ बरसात होने के कारण पानी बढ़ गया, जिससे कटान भी बढ़ा है। जिनके घर गिरने के कगार पे हैं, उनको पहले से चिन्हित कर लिया गया है। उसमें से 5 परिवारों को वर्तमान समय में निकाल करके ग्राम के ही प्राथमिक विद्यालय के अंतर्गत उनको सुरक्षित रखा गया है। उधर बदायूं में डीएम दीपा रंजन ने तमाम अधिकारियों के साथ बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। इसके लिए डीएम खुद बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचे और समझने की कोशिश की फिलहाल हालात कैसे हैं। डीएम ने इस दौरान धापड़, परशुराम नंगला और खागी नंगला इलाके का निरीक्षण किया, जहां पर बाढ़ का सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा है। वहीं डीएम ने बाढ़ के खतरे को देखते हुए विभाग के अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए हैं। उधर शिया धर्मगुरु कल्बे जब्बाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शिया वक्फ बोर्ड के चुनाव को लेकर नाराजगी जताई। कल्बे जब्बाद ने आरोप लगाया है कि शिया वक्फ बोर्ड के चुनाव में धांधली की गई है और मांग की है कि इस चुनाव की जांच कराई जाए। कल्बे जब्बाद ने वसीम रिजवी को पुलिस का एजेंट करार दिया और कहा कि कई धांधली करने के बाद भी पुलिस वसीम रिजवी के खिलाफ केस दर्ज नहीं कर रही है। तो भाजपा सांसद कौशल किशोर शर्मा के बेटे आयुष के खिलाफ लखनऊ में अंकिता के पिता ने गंभीर आरोप लगाए हैं। अंकिता के पिता के मुताबिक आयुष ने कोर्ट में पेशी के दौरान उनकी बेटी का अपहरण किया है। पीड़ित परिवार ने मामले में सीएम से न्याय की गुहार लगाई है। परिजनों के मुताबिक अंकिता ने अपनी बड़ी बहन को मैसेज कर अगवा किए जाने की जानकारी दी है। भाजपा सांसद के बेटे पर अपहरण का आरोप, कोर्ट में पेशी के दौरान बेटी के अपहरण का लगाया आरोप। अंकिता ने मैसेज के जरिए अपनी बहन को अपहरण होने की जानकारी अगवा कर लिया है, उसी के सिलसिले में हम आए हैं। कब अगवा किया, क्या हुआ था? 16 को पेशी थी, उसी में आए थे। उसके बाद 17 को
बड़ी वाली लड़की का जो है लड़के का बर्थडे था, उसमें जाना था, वहाँ नहीं पहुँची। उसके बाद में फिर मैसेज आया जब बड़ी वाली लड़की मोबाइल पर, तो पता चला कि उसको अगवा कर लिया है। उधर आगरा में कथित गैंगरेप मामले में पीड़िता ने पति के साथ एसएसपी से मुलाकात की। इस दौरान पीड़िता ने पुलिस पर ही कई आरोप लगा दिए। पीड़िता की माने तो पुलिस इस मामले में लगातार दबाव बना रही है और आरोपियों का साथ दे रही है। आपको बता दें कि पीड़िता का आरोप है कि पिनाहट थाना क्षेत्र के एक गांव में उसके साथ गैंगरेप हुआ। वहीं पुलिस का कहना है कि वो हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। दर्द तो ये है कि अब उनको सजा मिलनी चाहिए। अगर रो क्यों रही है? रो तो ऐसे रो तो जे रही हूँ। मेरे मेडिकल हो गया था, मुझे ले गई थी पुलिस, तो मतलब धमकियाँ क्यों दे रहे? मारने के लिए गांव वाले सब एक हो गए। क्यों? कौन धमकी दे रहा है? सभी दे रहे हैं। मतलब कौन लोग हैं जिन आरोपी के नाम बताइए? आरोपी है वो ये एक विनोद है और अभिषेक त्यागी है और अमरकांत है और राम कुमार है। सर अब ये बताइए, इस मामले में 5 लोग नामजद हैं, नेम्ड FIR है, तो क्या कार्रवाई हो रही है? अभी तक कितने लोग गिरफ्तार हैं? किस तरह से आप उनको अरेस्ट कर रहे हैं? क्या जब तक शाम तक आज बल्कि कल इनका 164 161 होनी थी, बट ये लोग आया नहीं और हम तमाम कोशिश किए हैं गांव छोड़कर, बल्कि इधर उधर भटकने लगे। हम बहुत कोशिश किया है कि इनको पहले बुलाया है, हमें अपना सुरक्षा में रखे। यहाँ जो आशा ज्योति केंद्र है, महिला थाना है, और ये सब नहीं है तो जो इनका मर्जी वहाँ हम अपना उनके सुरक्षा देगी, इनको सुरक्षा देगी। वहीं मुरादाबाद के जेल रोड पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब रेस्टोरेंट के बाहर रखे गैस सिलेंडर में अचानक आग लग गई। घटना के बाद रेस्टोरेंट में बैठे लोगों में भगदड़ मच गई और इस दौरान एक महिला का बच्चा रेस्टोरेंट में ही फंस गया, जिसे फायर ब्रिगेड कर्मियों ने बचाया और गैस सिलेंडर की आग बुझाई। हादसे में कोई भी हताहत नहीं हुआ। सिविल लाइंस थाने के जेल रोड का यह मामला, जहां रेस्टोरेंट में सिलेंडर में आग लग गई। उधर बांदा पुलिस हत्या की एक वारदात का बांदा पुलिस ने खुलासा किया। दरअसल पुलिस को जसपुरा थाना क्षेत्र में नदी किनारे एक अधेड़ की लाश मिली थी, जिसकी शिनाख्त शिव नारायण के रूप में हुई थी और पुलिस के माने तो हत्या के पीछे शिव नारायण की पत्नी का हाथ था। उसने अवैध संबंधों की वजह से अपने पति के कत्ल की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया है। वहीं आजमगढ़ में ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ गई हैं। आजमगढ़ में 22 ब्लॉक हैं और प्रमुख पद को लेकर प्रत्याशियों में वर्चस्व की लड़ाई छिड़ी है। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में BDC सदस्यों को कब्जे में लेने की खबर पर शहर कोतवाली पुलिस ने एक पूर्व ब्लॉक प्रमुख प्रमोद यादव के आवास पर छापेमारी की, जहां मौके से 4 दबंगों को गिरफ्तार किया गया है और उनके कब्जे से राइफल, पिस्टल, भारी मात्रा में कारतूस भी बरामद किए हैं। प्रमोद यादव आपराधिक प्रवृत्ति के हैं और उनके ऊपर पहले से कई संगीन केस दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक कोई भी शख्स BDC को धमकाने की कोशिश ना करे। अगर ऐसी जानकारी मिली तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। BDC मेंबर्स को लोग डराने धमकाने की सूचना मिल रही थी और उन्हें डरा धमकर अपने यहाँ रखने की भी सूचना मिली थी। इसी सूचना पर प्रमोद यादव, जो कि BDC ब्लॉक कमेटी का उम्मीदवार है, उसके यहाँ कोतवाली पुलिस द्वारा छापा मारा गया था।